Good morning, everybody. A very good evening, guys. Welcome to चंद्रन सिटी इलाहाबाद दोस्तों. चंद्रन सिटी इलाहाबाद में मैं आरपी सर दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ गाइज. थोड़ा माफ करेंगे दोस्तों. 2 दिन पिछले 2 दिन कल शनिवार का व्रत था दोस्तों, हिम्मत नहीं हुई, और परसों इट वॉज माई बर्थडे दोस्तों, इसलिए लाइव नहीं हो पाया था. बाकी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा. तो आइए दोस्तों, आज कुछ धुआंधार क्वेश्चंस के साथ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विथ सम वेरी बम्पर क्वेश्चंस. और दोस्तों मजा आ जाए. आइए दोस्तों, आज 20 questions today. Let's go start without just taking a break. निम्न में से सही जोड़े का चयन करें दोस्तों. ऑप्शन ए वैज्ञानिक प्रबंधन, क्या फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने दिया है. आइए दोस्तों शुरू करते हैं. प्रशासनिक प्रबंधन, क्या हेनरी फेयोल ने दिया है. नौकरशाही प्रबंधन, क्या एल्टन मेयो ने दिया है. डी उपरोक्त सभी. गाइज लेट्स गो. गाइज ये सेशन आपको मैं देखिए कहना नहीं चाहता दोस्तों, नहीं तो आप सोचोगे कि आरपी सर करेंगे नहीं यार, कुछ ज्यादा दिखा रहे हैं. दिस सेशन इज अगेन गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. यह सेशन भी दोस्तों फिर से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो आइए एक बार देखते हैं व्हाट इज द राइट आंसर. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर जस्ट ज्वाइनिंग दिस सेशन. दोस्तों माफ करेंगे, थोड़ा ब्रेक हुआ है कि स्पीड बन गई थी, तो माफ करेंगे. फिर से दोस्तों लगातार प्रैक्टिस जारी रहेगी. आइए एक बार देखते हैं. लेट्स गो. निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन करें. तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि सच यही है गाइज, सच यही है कि प्रशासनिक प्रबंधन के जनक हैं कौन? द ग्रेट फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर. और दोस्तों यह माफ करेंगे वैज्ञानिक के, और प्रशासनिक के दोस्तों हेनरी फेयोल, और नौकरशाही प्रबंधन दोस्तों एल्टन मेयो. तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर. दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क. लेट्स गो. अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों. बहुत ही दमदार दोस्तों क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ओहो ओहो ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. मूल्यांकन एक क्रमिक, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इवेल्युएशन. मूल्यांकन की दोस्तों एक बहुत ही दमदार परिभाषा ले रहे हैं, सुनिए ध्यान से. मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है. यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों? ऑप्शन ए मॉरिसन ने, ऑप्शन बी एचिसन ने, ऑप्शन सी कोठारी आयोग ने, ऑप्शन डी दांडेकर ने. मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप एक बार, आप अपने तरफ से, मुझे यकीन है दोस्तों कि आपने जरूर ये डेफिनेशन सुनी होगी, इसलिए मैं चाहूंगा एक बार दोस्तों आप देखें. यस, let's go. Right. आई नो, इट्स ऑल राइट. आप में से काफ़ी लोगों की वही देख रहा था दोस्तों कि इट्स अ वेरी गुड, मेरे ख्याल से बहुत ही साफ सुथरे. दोस्तों आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि आरपी सर बैकग्राउंड वाइट करवा दीजिए. दोस्तों मैंने बैकग्राउंड वाइट करवा दिया है और लेटर्स ब्लैक करवा दिए हैं. मैं देख रहा था कैसे दिख रहा है, पर देखते हैं. बहुत ही बढ़िया दिख रहा है. देखिए दोस्तों, इसमें 2 परिभाषाएं गाइज, मैं चाहूंगा कि आप इसमें 2 परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, और आपके आंसर दोस्तों आ चुके हैं. द राइट आंसर इज कोठारी आयोग. दोस्तों ध्यान रखेंगे, इंडिया में कोठारी आयोग की डेफिनेशन बहुत ही परफेक्ट है, वेरी परफेक्ट डेफिनेशन. क्या कहता है दोस्तों? ये रही डेफिनेशन. क्या? मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली. देखिए दोस्तों, अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा. इस डेफिनेशन में बहुत कुछ कहा गया. पहला,
कि ये तितर बितर नहीं होना चाहिए मूल्यांकन, एक क्रमिक प्रक्रिया होनी चाहिए। दूसरा ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि साल के अंत में, देखिए दोस्तों जैसे क्या क्यों आया सतत मूल्यांकन। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में सतत और व्यापक मूल्यांकन के पे पहली बार जोर भी किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने कहा कि ये साल के अंत में होने वाला मूल्यांकन रद्दी मूल्यांकन है। मूल्यांकन कोई शिक्षा प्रणाली से अलग नहीं है कि भैया सालाना एग्जाम खत्म होएगा तभी मूल्यांकन होगा। उन्होंने कहा भैया जब लास्ट में मूल्यांकन करोगे तो ऐसे मूल्यांकन से स्टूडेंट को क्या फायदा है? तो उन्होंने दोस्तों क्या कहा कि शिक्षा प्रणाली के साथ साथ ही चलते रहना चाहिए मूल्यांकन। देखिए कितना तगड़ा, मैं आपको डेफिनेशन का मतलब समझा रहा हूं दोस्तों। देखिए मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। यह परिभाषा है दोस्तों किसकी? कोठारी आयोग की। अब दोस्तों एक परिभाषा मैं आपको और बताना चाहता हूं, दांडेकर। दोस्तों दांडेकर ने क्या कहा है कि मूल्यांकन एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह पता लगाते हैं कि विद्यार्थी किस हद तक सीख पाया है और शिक्षण कितना प्रभावी रहा है। यह परिभाषा दोस्तों किसने दी है? दांडेकर साहब ने। फिलहाल हमारा उत्तर यहां पे है गाइस, क्या? सी फॉर चेन्नई। सही उत्तर क्या है? सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो। आइए दोस्तों आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। बहुत दोस्तों बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन है, बताया ना दोस्तों ये पूरा चैप्टर ही है। ओहो आज क्या हो रहा है? ओके ठीक है, इट्स ऑल राइट, मिस्टेक हो गया। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, तो बहुत मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे बेहतरीन परिभाषा है। और आप भी जब देखेंगे तो इसको आपको मजा। देखिए दोस्तों ये सिर्फ उत्तर ही नहीं बता रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कैसे परिभाषाएं बनाई जाती है। एक बार देखते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को समाज, विद्यालय, मित्रों, परिवार, पत्र पत्रिकाओं द्वारा जीवन में समायोजन करना सिखाया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए वीके पासी ने, ऑप्शन बी रायबर्न ने, ऑप्शन सी बर्टन ने, ऑप्शन डी पाठक एवं त्यागी ने। दोस्तों शिक्षण, माफ करेंगे शिक्षण था, मैंने मूल्यांकन से हाथ बोल दिया। शिक्षण, तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। दोस्तों हमको कई चीजें बताती है डेफिनेशन, हमको कई चीजें बताती है। क्या कहती है? देखिए सबसे बड़ी बात, इस डेफिनेशन का सबसे बड़ा दम आप देखिए। ये कह रहा है कि सिर्फ गुरुजी ही नहीं सिखाते। क्या कह रहा है? मनुष्य को समाज। दोस्तों रोज किसी ने हमको गाली दे दी, हमारी बेइज्जती कर दी, उसने हमारे साथ गलत किया, फिर उसने भी हमको कुछ सिखाया। विद्यालय, मित्र। दोस्तों मित्र हमारे कई चीजें शेयर करते हैं, मतलब दोस्तों विद्यालय के बाहर ज्यादा हम सीखते हैं विद्यालय के अंदर की अपेक्षा। एक बार देखते हैं। परिवार, पत्र पत्रिकाएं, आपकी जैसे पुस्तकें इत्यादि हो गई, पत्र पत्रिकाओं आदि द्वारा। और उसके बाद भी देखिए दोस्तों लास्ट यहां पे है, उसने कहा शिक्षण क्या है? तो उन्होंने कहा शिक्षण जीवन में इनके द्वारा सिखाया गया समायोजन है। दुनिया नहीं बदलेगी, शिक्षित आदमी खुद को जमाने के अनुसार ढाल लेता है। और यह धुआंधार परिभाषा दी है दोस्तों किसने? पाठक एवं त्यागी ने। बहुत ही दमदार डेफिनेशन है दोस्तों, मुझे बहुत पसंद है। कई एग्जाम आई हुई, मैं चाहूंगा इसको एक बार देखें। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। यस राइट, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। पाठक एवं त्यागी है इसको। चौथा पॉइंट, श्यामपट्ट कौशल में क्या? देखिए दोस्तों आपको ये सब पढ़ने हैं, आपको शिक्षण कौशल पढ़ना है गाइस। तो उसी का एक क्वेश्चन आ रहा है कि श्यामपट्ट कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? साफ लिखना, बाएं खड़े होना, जैसे समय में दाएं खड़ा हूं दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर लिखना, उपरोक्त सभी कह जाए। देखेंगे श्यामपट्ट कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? स्पष्ट लेखन महत्वपूर्ण है, बाएं खड़े होना महत्वपूर्ण है, ऊपर से नीचे की ओर लिखना महत्वपूर्ण है, या डी उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण है। दोस्तों जैसे आप जानते हैं मेरा उद्देश्य क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूं देखिए दोस्तों ये है रियल। एक्चुअली हमारा ये टाइपिंग इधर की तरफ झुका हुआ है, इसलिए अपन उधर खड़े हो रहे हैं। और दोस्तों वास्तव में श्यामपट्ट में, क्योंकि दोस्तों इसको हम मिटा नहीं सकते इस वक्त, नियम के अनुसार ऐसे खड़ा होना चाहिए ताकि पूरा श्यामपट्ट बच्चे को दिखे, पहला रूल। दूसरा,
स्पष्ट लेखन। देखिए दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुने, आपने अगर आप लिखोगे, आपने भले ही लिखा है क्या गलत, मान लो आपने गलत, जैसे मैंने मुझको लिखना है राम, अब मैंने लिख दिया मरा, जल्दी में, जल्दी से मान लीजिए हमने उलट दिया, एक संभावना मानिए, तो आप बोलोगे अरे सर गलत लिखा है सर आपने, हो सकता है हमने गलत लिख दिया हो। तो बेटा जब आदमी पढ़ पाएगा तभी तो सही गलत का पता लगाएगा। इसलिए दोस्तों स्पष्ट लेखन श्यामपट्ट कौशल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है स्पष्ट लेखन दोस्तों, क्योंकि आदमी पढ़ा होएगा तभी तो बेचारा समझ पाएगा। आइए अगला, ऊपर से नीचे। देखिए दोस्तों बच्चा आपकी तरह फटाफट नहीं लिखता, इसलिए अपन देखिए दोस्तों दो वजह है जो हम हमेशा ऊपर से नीचे की ओर क्यों मिटाते हैं। एक तो आपने देखा होगा कुछ स्कूलों में दोस्तों जैसे जो चौक होती है, अब आप ऐसे ऐसे मिटाएंगे तो आपके पूरे कपड़े पर पूरे उसकी धूल भर आएगी, तो इसलिए इसको धीरे से मिटाना चाहिए। दूसरी बात क्या है गाइस कि बच्चा धीरे धीरे लिखता है, इसलिए आप धीरे धीरे ऊपर का इसे मिटाते रहोगे और बच्चा बेचारा नीचे वाला क्या करता रहेगा, वो नीचे की लाइन बाद में आएगी, इसलिए नीचे वाली लाइन को बाद में देखता रहेगा दोस्तों, पढ़ता रहेगा या लिखता रहेगा। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों सही उत्तर क्या है? डी फॉर डेनमार्क। आइए चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षण कौशल अधिगमकर्ताओं को सुगमता प्रदान करने की दृष्टि से संपन्न की गई बौद्धिक क्रियाओं का समूह है। यह कथन किसका है? दोस्तों मैंने आपको बोला था कि शिक्षण कौशल की 2-3 परिभाषाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एलन गेज का है, मैकिंटर और वाइट का है, पीके पासी साहब का है, या रॉस का है। दोस्तों आइए एक बार देखते हैं। मैं चाहूंगा इस परिभाषा को आप अपनी डायरी में लिखिएगा, अपने नोट्स में लिखिएगा। दोस्तों मैं चाहूंगा इसे आप एक बार देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप इस परिभाषा को देखें। जो सबसे बड़ी बात है कि आप इस परिभाषा को देखें दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है मेरे लिए। आइए दोस्तों, सेकेंड टाइम आप जानते हैं भी 2 दिन पहले ही मैंने इसको लिया था। मैंने अभी 2 दिन पहले लिया था गाइस, जिसको बस मैं सिर्फ ये उम्मीद कर रहा था कि आप सही उत्तर देंगे। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? बी के पास ही। आपको यही पे पकड़ लेना चाहिए था दोस्तों। यह शब्द को बस आपको अपना एक पासवर्ड मान लीजिए, इसको यहीं से पकड़ लीजिए दोस्तों। यस, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। यस, सी इज द राइट आंसर, बी के पास ही। यह मैकिंटर एंड व्हाइट नहीं दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। लेट्स गो, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में दोस्तों अभी भी हम इसको पढ़ रहे थे, आपको अच्छा भी लगा होगा कि मैंने कई क्लासेस में लिखवाया भी है। भारत में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का विधेयक सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए गोखले ने, गांधी जी ने, टैगोर, अरबिंदो घोष ने। गाइस इसको मेरे बच्चों, मैं जानता हूं आपने इसको पढ़ा है बीटीसी बीएड में। यह आधुनिक भारत, देखिए गाइस आपको जानते हैं, आपको पढ़ना है आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं समाज। आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं समाज, शिक्षा एवं समाज दोस्तों, उस हिसाब से इसका यस आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। भारत में अनिवार्य, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का बहुत पहले एक अधिनियम पेश किया था दोस्तों। किसने यह पेश किया था? 1911 में। किसने? गोखले ने। गाइस गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी जिनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे दोस्तों, गोखले साहब ने पेश किया था ब्रिटिश इंपीरियल काउंसिल में। क्या? भारत के लिए दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए।
तेरी की, मैंने लगाया ही नहीं था। चलिए, क्या आप सुन पा रहे थे? ओहो, माफ करेंगे। फिर सुनेंगे मैंने क्या कहा, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों। क्या मुझे एक बार कंफर्म करके आप सुन पाए? ओह नो, मुझे पता ही नहीं चला कि निकल गया है। ओहो हो, ओह माफ करेंगे। क्या हम समझ गए हैं? एक बार यस करेंगे, माफ करेंगे, मैंने देखा ही नहीं है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी गोखले। 1911 में ब्रिटिश इंपीरियल काउंसिल में गांधी जी ने दोस्तों पहली बार भारत के लिए अधिनियम पेश किया था। यद्यपि उस समय लागू नहीं हुआ, इसको कम मत मिले, इसके विपक्ष में ज्यादा मत मिले, यद्यपि बाद में अंग्रेजों ने किया, खुद इंग्लैंड में ही किया, लेकिन दोस्तों उस समय इसे हरा दिया गया। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका, गोखले साहब। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय, आइए दोस्तों देखते हैं, भारतीय शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या पर सबसे पहले किस समिति ने चिंता प्रकट की? यशपाल समिति ने, कृष्णमूर्ति समिति ने, हरटोंग समिति ने, रेड्डी समिति ने? आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, भारतीय शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या पर सबसे पहले किस समिति ने चिंता जाहिर की? ऑप्शन ए यशपाल समिति ने, बी कृष्णमूर्ति समिति ने, सी हरटोंग समिति ने, डी रेड्डी समिति ने। थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, हरटोंग समिति, रेड्डी समिति। आइए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लगभग दोस्तों आप ये क्वेश्चन दोस्तों सुपर टीटी 2008 में आ गया है। अवरोधन और अपव्यय क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, किसी बच्चे का एक ही क्लास में बार बार फेल होकर रुके रहना अवरोधन है। बच्चे पर जो पैसा खर्च किया जाना था वो किसी और पर खर्च। देखिए दोस्तों, सिंपल भी बात है, लोग अपव्यय को हम आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। गांव का आदमी, कॉमन सेंस का आदमी, एक कॉमन मैन अपव्यय कह रहे यार अपने पैसे को क्यों अपव्यय कर रहे हो, मतलब गलत व्यक्ति पर अनुचित तरीके से पैसा खर्च करना क्या है? अपव्यय है। और यह पहली बार दोस्तों हरटोंग समिति ने, हरटोंग समिति ने शायद 1929, 1929 शायद हरटोंग समिति ने। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय मानक कितने मिनट का है? मैं बराबर बोलता हूं दोस्तों, यह हमेशा इंपॉर्टेंट है। आइए, सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय मानक कितने मिनट का है? तो भारतीय मानक कितने मिनट का है दोस्तों? 25 मिनट का, 36 मिनट का, 45 मिनट का, 50 मिनट का। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आइए, बड़ा मजा आएगा दोस्तों, अच्छा लगेगा आपको। यस, भारतीय शिक्षा का सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय मानक कितने मिनट का है? 25। और दोस्तों आप जानते हैं सही उत्तर क्या है। मैं चाहता हूं दोस्तों को रट्टा मार दीजिए आप, धीरे धीरे आप इसको रट्टा मारते रहिए। तो गाइज आप सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है। भारतीय मानक हम सब जानते हैं, इंदौर यूनिवर्सिटी के साथ किसने बनाया गाइज? एनसीईआरटी ने बनाया है। किसने बनाया है? एनसीईआरटी ने बनाया है। और यह दोस्तों कितने मिनट का है? 36 मिनट का है। कितने मिनट का है? 36 मिनट का है। ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 9। एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 2, 7, 6, 5। आइए दोस्तों देखते हैं। आप जानते हैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरूर इसको सही उत्तर दें, मुझे भी अच्छा लगेगा। यस, इसको यस, थैंक यू गाइज। अब हम धीरे धीरे 5000 के आसपास जा रहे हैं दोस्तों। देखेंगे एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं। गाइज हम सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरटी में 7 भाग हैं। इसको देखिए दोस्तों, दोनों आपको पूरा बता रहा हूं। आरटी 2009 में, देखिए ऐसे हल्का सा पहले आरटी जान लें, ऐसे देखें, आरटी 2009 में 7 भाग, या कुछ लोग इसे अध्याय भी कहते हैं, या 7 अध्याय मान लीजिए। इसमें 38 धाराएं हैं दोस्तों। कितनी हैं? 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। क्या है? अनुसूची है।
अब देखेंगे एनसीएफ में, एनसीएफ देखेंगे, एनसीएफ 2005, 5 अध्याय, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत, इसको ऐसे देख लेंगे, तथा 2 परिशिष्ट। जब किसी में दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा दिया गया हो, जैसे उसमें उपसंहार में समरी दी गई हो, कुछ एक्स्ट्रा बताया गया हो, तो आपने देखा होगा किताबों के अंत में अपेंडिक्स लिखा होता है दोस्तों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम परिशिष्ट बोलते हैं गाइस। तो एक बार देख लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइस। यस, आइए देखते हैं। शायद मैंने पेन का कलर गलत ले लिया है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर मैं इसको कोशिश करूंगा इसके कलर को चेंज करके लिखूं। माफ करिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मुझे लग रहा है ब्लू वाला कलर थोड़ा हल्का दिख रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी, यस, एक अनुसूची, 38 धाराएं, ठीक है, आइए, रेडी है, यस, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, उत्तर तो आप समझ गए दोस्तों, मेरे लिए उत्तर नहीं, सिर्फ ये मायने रखता है कि आप समझ पाए हैं। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आइए आइए दोस्तों, आरटी 2009 के अनुसार, आरटी 2009 के अनुसार अध्यापकों का प्रमुख गुण क्या है दोस्तों? आरटी 2009 के अनुसार अध्यापकों का प्रमुख गुण क्या है? आइए, मुझे लग रहा है दोस्तों सबसे बढ़िया कलर यही है, काला वाला। तो आरटी 2009 के अनुसार अध्यापकों के प्रमुख कर्तव्य क्या है? नियमितता एवं समय पालन। यह दोस्तों बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, बहुत जगह आ चुका है। तो क्या है? नियमितता एवं समय पालन, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की क्षमता का आकलन करना, उपरोक्त सभी। और हम सभी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है मेरे बच्चों, क्या सही उत्तर है? उपरोक्त सभी। हम सब, मैंने कई बार इसको पढ़ाया गाइस, क्या कि नियमितता एवं समय पालन। आपको एक तो समय, मैंने भैया हम रोज स्कूल आते हैं रात को 12 बजे, भैया 12 बजे स्कूल थोड़ी चलता है, तो आपको रेगुलर आना है, समय पे आना है, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना। अभी नहीं भैया एग्जाम से पहले, अभी नहीं, यहां तो दोस्तों 2-2 चैप्टर पूरा हो रहा है, गुरुजी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए यार। अब समय पर पाठ्यक्रम। दूसरा, प्रत्येक बच्चे की क्षमता का पहचान। भैया कक्षा 1 में, मैंने क्या बोला, बार बार बोलता हूं, कक्षा 1 में कोई जीन पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ेगा। बच्चे की क्षमता, उम्र, ग्रहण शक्ति के अनुसार शिक्षा दे। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। आइए एक बार आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। अभिप्रेरणा की शब्द की उत्पत्ति मोटम शब्द से हुई है। यह शब्द किस भाषा का है? दोस्तों आप जानते हैं, आपको जीवन कौशल में, ध्यान से सुनेंगे, आपको जीवन कौशल में प्रेरणा का लंबा चौड़ा चैप्टर पढ़ना है दोस्तों। हमने परिभाषाएं सभी जगह से ली है। अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में जो मोटम शब्द से हुई है, यह शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन ए ग्रीक भाषा का है, बी फ्रेंच भाषा का है, सी लैटिन भाषा का है, डी अंग्रेजी भाषा का है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और हमने दोस्तों बहुत बार इसको लिया है। यस, देखिए दोस्तों, मोटम, मेरे बच्चों मैं जानता हूं आप सभी लोग सही उत्तर देंगे। इसको अभिप्रेरणा की उत्पत्ति मोटम शब्द से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, मोटम बिल्कुल सही दोस्तों, द राइट आंसर इज लैटिन लैंग्वेज। दोस्तों जो मोटिवेशन शब्द है, ध्यान से देखेंगे, जो इंग्लिश का मोटिवेशन शब्द है दोस्तों, यह लैटिन भाषा के मोटेम शब्द से निकला है। किससे? मोटेम शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है चलायमान करना, गतिशील कर देना। तो दोस्तों आपका मूड नहीं है काम करने का, अभिप्रेरणा वो चीज है जो आपको दौड़ा दे, आपसे काम करा ले, इसलिए गतिशील करना, चलायमान करना, उत्तेजित कर देना, ये सारे अर्थ है दोस्तों किसके? मोटेम के। तो सही उत्तर है गाइज सी फॉर चेन्नई, लैटिन भाषा इज द राइट आंसर। इसको आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? आइए दोस्तों शुरू करते हैं। निम्न में से शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? दोस्तों यहां आदेश होना चाहिए था, आदेशकर्ता, परामर्शदाता, आदेशकर्ता, सुविधा प्रदाता, मार्गदर्शक। दोस्तों बहुत बारीकी से
ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने खुद लिखे थे, इसलिए कुछ टाइपिंग एरर आ गई है, तो बाकी तो मैं सिलेबस वाइज मैंने कुछ क्वेश्चन लिखने का प्रयास लॉकडाउन में किया था, तो कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन कवर किए थे। निम्न में से कौन सी शिक्षक, शिक्षक यहाँ होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, शिक्षक की भूमिका नहीं है। ऑप्शन ए परामर्शदाता, सुविधा प्रदाता, मार्गदर्शक। आप उत्तर बताते रहे, तब तक मैं अपना कुछ काम कर रहा हूं। आइए देखते हैं क्या। आइए, अनुश्रवण करता, करता और नेतृत्व करता। दोस्तों क्या दोस्तों आपने देखा होगा कि जीवन कौशल में आपको शिक्षक की 5 भूमिकाएं पढ़नी है। तो आपने देखा होगा आपके सिलेबस में लिखा है जीवन कौशल में शिक्षक की भूमिकाएं, तो उसमें क्या लिखा है? परामर्शदाता, सुविधा प्रदाता 1 2 3 4 5। देखेंगे टीचर एज अ काउंसिलर, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, टीचर एज ए गाइड, टीचर एज ए मॉनिटर एंड टीचर एज ए लीडर। तो क्या नहीं है दोस्तों? तो उत्तर है आदेशकर्ता। गुरु जी का वो पुराना लाठी मारने वाला प्रारूप छीन लिया गया है कि मैं हूं ब्रह्मा, मैं हूं ब्रह्मा विष्णु का अवतार, मैं ज्ञान बांटूंगा तभी ज्ञान होगा। दोस्तों यह गलत हो गया। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। गुरु जी के पास दोस्तों आप स्टूडेंट को सलाह दे सकते हैं, पर अपनी बात आप स्टूडेंट पे थोप नहीं सकते। आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, आगे चला जाएगा। यस, आइए लेट्स गो। आइए, संवैधानिक मूल्यों की झलक भारतीय संविधान में कहां से मिलती है? तो पूरा मैं बताता जाऊंगा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। संवैधानिक मूल्यों की झलक भारतीय संविधान में कहां से मिलती है? प्रस्तावना में, अनुसूची में, नीति निर्देशक तत्वों में, या इनमें से कोई नहीं? गाइज आइए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। यस, मुझे यकीन है दोस्तों कि हमें बहुत ही मजा आ रहा है। दोस्तों हम सभी जानते हैं भारतीय संविधान की जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है हम भारत के लोग, दोस्तों प्रभुत्व संपन्न, समानता, राइट टू एक्सप्रेस, ये सब का सब दोस्तों अपने को विचार रखने का अधिकार, प्रभुत्व संपन्न, धर्म निरपेक्ष, और दोस्तों क्या हो गया है, जो सोशलिस्ट टाइप का जो वर्ड है दोस्तों, कहने का सिंपल सा अर्थ क्या है कि लगभग ज्यादा से ज्यादा मानवीय मूल्य दिखाए गए हैं, संवैधानिक मूल्य कि भैया सभी के साथ न्याय होगा, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों सिंपल सी बात है कि इसे भारतीय संविधान के किस में रखा गया है? प्रस्तावना में गाइस। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। सब जानते हैं दोस्तों, सभी लोग जानते हैं संविधान में। देखिए दोस्तों भाई, यह संवैधानिक मूल्य, जैसे अब देखिए दोस्तों 2-3 शब्दों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, धर्म निरपेक्ष। अब देखिए कितने बड़े बड़े मूल्य हैं दोस्तों। धर्म निरपेक्ष, सिर्फ 2 शब्द आप देखिए। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि अपनी विदेशी नीति, अपने कम्युनिकेशन में भारत किसी देश का गुलाम नहीं है, यह प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है। अगला मतलब यहां भारत सरकार का निर्णय अंतिम है, भैया अब हम कोई गुलाम देश नहीं है। अगला धर्मनिरपेक्ष, इस देश में किसी को मार मार के धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा, हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है। सरकार राष्ट्रीय धर्म के रूप में किसी धर्म का समर्थन नहीं करती। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका गाइज। इसको आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, व्यावसायिक नैतिकता में क्या महत्वपूर्ण है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए गाइज एक बार पीछे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको टॉपिक भी बताते चलता हूं, आप सोचेंगे सर क्या हो रहा है सर। सुनेंगे अभी पीछे, अभी आगे चलेंगे, ध्यान सुनिए। उत्तर तो आप समझ गए हैं क्या है। देखिए दोस्तों, आपको एक चैप्टर पढ़ना है, आपने अपने सिलेबस में देखा होगा, संवैधानिक एवं
मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य दोस्तों, इसमें हम संविधान, इस पर देखिए तो सब चैप्टर आउट है। इसमें आपको संविधान में कौन कौन से वर्ड आए हैं ये सीखने हैं, प्लस आपको एनसीईआरटी के जो 83 मूल्य है वो भी दोस्तों प्रैक्टिस में ले चुका हूं कई बार, और उसके साथ साथ आपको स्प्रेंजर का जो मूल्य आधारित विभाजन है व्यक्तित्व का, वो सब आपको संभावना बनेगी दोस्तों। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, अब तो आप समझ गए हैं, प्रस्तावना इज द राइट आंसर। इसको आपको करेक्ट कर रहा हूं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, व्यावसायिक नैतिकता में क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? आइए दोस्तों आज आपको बताते हैं व्हाट इज प्रोफेशनल एथिक्स। दोस्तों बड़ा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स दोस्तों इसे व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं दोस्तों। क्या कि भैया हमने माल बेच दिया, गारंटी तो दी है, अब कस्टमर फोन कर रहा है, हम फोन ही नहीं उठा रहे हैं, यह हनन है किसका? व्यावसायिक नैतिकता का। आज दोस्तों आप समझ जाएंगे व्यावसायिक नैतिकता क्या है। नीरव मोदी का हजारों करोड़ रुपए डकार जाना किसका? पंजाब नेशनल बैंक का, हनन है। सुब्रत राय सहारा का घोटाला व्यावसायिक नैतिकता का हनन है। सिंपली दोस्तों, अगर कस्टमर ने अपने को पैसा दिया है तो प्रोडक्ट या सर्विस इस तरह दी जानी चाहिए कस्टमर सेटिस्फाइड हो। क्योंकि दोस्तों अगर किसी की नोट जा रही है तो कम से कम संतुष्टि तो रिटर्न में मिले। दोस्तों बिजनेस में कथनी करनी में कोई अंतर न रखना ही क्या है? ईमानदारी। क्या कि भैया 1 किलोग्राम आलू का पैसा दिया है तो 900 ग्राम क्यों तौल रहे हो? अर्थात ईमानदारी बिजनेस में होनी चाहिए। जवाबदेही, भैया प्रोडक्ट खराब हुआ है, वारंटी आप दिए हो तो जवाबदेही आपकी होगी। अगला, पारदर्शिता। दोस्तों मैंने आपको एक बड़ा ही तगड़ा उदाहरण दिया था, बहुत तगड़ा। दोस्तों आप कंपनियों के प्रचार को देखते हो, लिखा एकदम प्रचार में सर एक के साथ एक, ढेमका फलाना, इतना चमकीला चमकीला कलर दिखाते हैं। अब आपने ऑनलाइन देख के ऑर्डर कर दिया दोस्तों, तो आपने क्या पाया? मैंने एक बार और इसको उदाहरण में समझाया था कि आपने क्या पाया कि जो मोबाइल प्रचार में दिखाया गया था, असली मोबाइल उससे अलग है। दोस्तों ध्यान सुनिएगा, आपको बहुत हंसी आएगी। अब आपने कंपनी के ऊपर केस कर दिया, अब आपको लगा हा मैं तो केस जीत जाऊंगा। अब दोस्तों जिस दिन आपकी केस में पेशी हुई, ए भैया आपको उसने क्या दिखाया? एक लिखा है क्या, वैधानिक चेतावनी या कुछ लिखा है उसमें, क्या इतना छोटा लिखा, इतना छोटा कि असली प्रोडक्ट प्रचार में दिखते हैं। ध्यान सुनिए दोस्तों, असली प्रोडक्ट प्रचार में दिखाए गए प्रोडक्ट से अलग हो सकता है। अब तो आपका सर ही फूट गया। उसको इतना छोटा लिखा था कि प्रचार में आपको दिखाई नहीं पड़ा, आपके केस का कोई मतलब नहीं रह गया। दोस्तों यह धोखा हुआ, इसे नहीं कहा जाएगा क्या? पारदर्शिता। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। अर्थात दोस्तों बिजनेस में तीनों चीजें होनी चाहिए, इसे हम व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं इसको। अ थियरी ऑफ ह्यूमन, दोस्तों हम अभी प्रेरणा के सिद्धांत को धुआंधार ले रहे हैं। अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? हल ने, फ्रायड ने, मैस्लो ने, हॉर्लो ने दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, इसको अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए हल की, ऑप्शन बी फ्रायड की, ऑप्शन सी मैस्लो की, ऑप्शन डी किसकी? हॉर्लो की दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। गाइज यह पुस्तक कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी मैस्लो। दोस्तों मैस्लो ने 2 बड़ी तगड़ी पुस्तकें लिखी हैं, ये आप देख ही सकते हैं। अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, दोस्तों उनकी एक और बुक है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, 2 पुस्तकें हैं। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी अब्राहम मैस्लो। यस, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। शुरू करते हैं। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? आइए शुरू करते हैं, सब देखेंगे। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने, हर्जबर्ग ने, मरे ने, हल ने। बहुत मजा आएगा दोस्तों, शुरुआत करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए मैकडूगल ने, ऑप्शन बी हर्जबर्ग ने, ऑप्शन सी मरे ने, ऑप्शन डी हल ने।
ये दोस्तों एक बार आपको बता दें मेरे बच्चों, मैं जानता हूं आप में से काफी लोग जानते हैं, तो मैकडूगल ने दिया है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। आपने पढ़ा भी होगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। आइए दोस्तों इसको, मरे ने दिया है अभिप्रेरणा का शरीर रचना का सिद्धांत। किसका? शरीर रचना का सिद्धांत। और दोस्तों हम सभी जानते हैं हल ने दिया है अभिप्रेरणा और अधिगम का सबलीकरण या प्रणोद का सिद्धांत। हाँ, पढ़ा चुका हूं दोस्तों कई जगह, क्योंकि अधिगम अभिप्रेरणा दोनों का सिद्धांत है। और दोस्तों हर्जबर्ग ने दिया है अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत? द्विकारक सिद्धांत। दोस्तों बहुत ही तगड़ा सिद्धांत है, आपको दोस्तों कई बार मैं अपने क्लास में पढ़ा चुका हूं हर्जबर्ग का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनेगी। अभिप्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत में दो कारक हैं दोस्तों। पहला मैंने बहुत बार ऑनलाइन पढ़ाया है, आपने देखा भी होगा। पहला उसने कहा स्वास्थ्यप्रद कारक, और दूसरा उसने कहा गाइज प्रेरकी कारक। देखेंगे प्रेरकी कारक, यहां क्या है, सिर्फ दो लिखूंगा दोस्तों, आपको मजा आएगा। यहां है क्या? पैसा, और यहां है पहचान। दोस्तों बहुत अजीब बात है कि अमेरिका की दोस्तों एक इंडस्ट्री में लगभग 200 इंजीनियर का अध्ययन किया। किसने? हर्जबर्ग ने। बहुत दोस्तों मेरे पसंदीदा सिद्धांत में से एक है, बहुत ही दिमाग को झन्ना देने वाला सिद्धांत है। तो एक अध्ययन किया किसने? हमारे हर्जबर्ग साहब ने। और दोस्तों अध्ययन में हर्जबर्ग ने कहते हैं दोस्तों कि पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए। मैं हट रहा हूं ताकि आप इसका एक फोटोग्राफ ले सके, आप यहां से ले सकते हैं ऐसे। दोस्तों पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए। हर्जबर्ग को क्या लगा कि भैया पैसा ही सबसे बड़ा मोटिवेटर है, पैसे से बड़ी ताकत मोटिवेशन की किसी की नहीं है। पर दोस्तों जब प्रयोग खत्म हुआ तो सर चौंक गया। किसका? हर्जबर्ग का। दोस्तों उसने क्या देखा कि प्रेरकी कारक में था ही नहीं पैसा। देखिए पैसा कहां है? स्वास्थ्यप्रद कारक में। दोस्तों उसने वो इंजीनियर से पूछा कि भैया बाबूजी, जब आपको पैसा नहीं प्रेरित करता तो क्या प्रेरित करता है? दोस्तों इंजीनियर्स ने क्या बताया, उन्होंने कहा पैसा आपको निश्चिंत बनाता है। भाई हमारे पास पैसा है, हम गाड़ी बंगला खरीद रहे हैं, अपने दोस्तों विलासिता के साधन इकट्ठा कर रहे हैं, पर दोस्तों इसमें प्रेरित होने वाली कौन सी बात है? तो उन्होंने कहा फिर प्रेरणा कहां है? तो कहा जब 4 लोग आपके लिए ताली बजाए, जब लोग जहां जाएं 10 लोग आपको नमस्ते कहें, जब आपका मान सम्मान बढ़े, 4 लोगों में लोग आपको पहचाने, यह है अभिप्रेरणा। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया प्रेरणा में 2 कारक होते हैं, एक जो सिर्फ आपको मस्त करती है, इसीलिए देखिए क्या लिखा है, स्वास्थ्य पद है, आपको निश्चिंत करती है पर प्रेरित नहीं करती। तो प्रेरित क्या करती है दोस्तों? पहचान। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था कि अगर आपको भगवान करे आप दोस्तों अगली भर्ती में टीचर बन जाओ, अब वो आपको बोलेंगे एक काम करिए, आप सैलरी लीजिए, घर पे सोइए, कभी स्कूल में मत दिखाई दीजिएगा। दोस्तों एक बार आपको लगेगा अरे यार ये तो बड़ा बढ़िया है यार, हम पैसा लेंगे, हम क्यों जाएंगे स्कूल में। और दोस्तों कुछ दिन बाद आपका ईमान जगेगा और आपकी आंतरिक प्रेरणा जगेगी और आप बोलोगे नहीं नहीं भाई, मैं इस पद पे हूं, मैं पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों यही है, तब पैसा नहीं। दोस्तों कुछ दिन बाद आप समझ जाओगे यार कि समाज के रूप में मैंने क्या, पैसा चोर की तरह जाता हूं, लेके आता हूं, ठूस देता हूं अकाउंट में, खा पी के मस्त हूं। समाज टीचर को पहचानती है, उसकी सैलरी को नहीं पहचानती दोस्तों। तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी हर्जबर्ग। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसको आइए क्वेश्चन नंबर 16, जीवन कौशल सीखना क्यों जरूरी है? दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जीवन कौशल सीखना क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए, सफल एवं सार्थक जीवन के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए, तनाव रहित एवं समायोजित जीवन के लिए। दोस्तों तगड़ा ऑप्शन है, एक बार देखेंगे। हम जीवन कौशल, आप जानते हैं दोस्तों हमें जीवन कौशल पढ़ना है, तो जीवन कौशल कोई क्यों सीखेगा? सफल एवं सार्थक जीवन के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए, या फिर तनाव रहित एवं समायोजित जीवन के लिए। दोस्तों हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है। दोस्तों हम सब जानते हैं व्हाट इज द राइट आंसर। दोस्तों जीवन कौशल क्यों सीखना जरूरी है? दोस्तों आपको, आप जानते हैं ये दोनों तो निगेटिव ऑप्शन है, इसलिए आप जानते हो सी और बी हमारे उत्तर नहीं है। अब आप जानते हैं मुकाबला है दोस्तों डी और ए में,
भैया सफल जीवन का अर्थ नोटों की गड्डी नहीं गाइज, संतुष्टि। तो दोस्तों यह ऑप्शन, एक बार यस करेंगे, हाँ सर हम आपकी बात समझ रहे हैं, यह ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही झक्कास ऑप्शन है, तो ध्यान से देखिए, सार्थक का अर्थ है दोस्तों, सफल का सार्थक वही है जो जीवन में काम आए। जीवन कौशल का काम क्या है दोस्तों? तनाव रहित तो सिर्फ एक जीवन कौशल है। जीवन कौशल बहुत व्यापक शब्द है। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है गाइस सफल एवं सार्थक जीवन। आइए दोस्तों मुझे बताएंगे, हाँ सर हम आपकी बात समझ रहे हैं, सफल एवं सार्थक जीवन द राइट आंसर इज, आपको बता रहे दोस्तों ऑप्शन डी पहले से मौजूद है ऑप्शन ए में, और यह मेरा जड़ और शाखा का नियम है दोस्तों। जड़ एवं शाखा का नियम, उस ऑप्शन को टिक करना चाहिए जिसमें पहले वाला ऑप्शन पहले से ही मौजूद हो। तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? ए फॉर अमेरिका। सफल सार्थक मतलब दोस्तों वो चीज सीखिए जो जीवन में यूज में आए। कोई बम बनाना, देसी कट्टा बनाना क्यों सीखेगा? तो दोस्तों यह समाज का विनाश करता है, अशांति फैलाता है, यह कानूनी रूप से वैध नहीं है। इसलिए अपन सफल और सार्थक जीवन के लिए सीखेंगे दोस्तों। भैया तनाव रहित, उन्होंने बोला भैया हमारे पास पैसा नहीं है, उन्होंने कहा भैया तनाव रहित होना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी। फिर भैया आप एक काम करो, कुछ गलत काम शुरू करो। तो भैया तनाव रहित तो हो रहे हैं, पर क्या ये सही काम है? नहीं है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, मुझे लग रहा है ये व्याख्या आपको एकदम क्लियर कर चुकी होगी जो मैंने अभी बोला। 18, दंड देते समय किन बातों का ध्यान रखें? दंड देते समय किन बातों का ध्यान रखें? पहला, दंड अपराध गलती के अनुरूप हो, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दो, दंड निष्पक्ष हो, उपरोक्त सभी। दोस्तों फिर से सुनेंगे, आपको चैप्टर बताता चलूंगा दोस्तों। प्रैक्टिस शुरुआत में बहुत धुआंधार, देखिए आप जानते हैं दोस्तों आपके जीवन में एक चैप्टर है जीवन कौशल में, क्या? दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग दोस्तों, वहां आप जानते गाइस बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा आप देखिए भी और आप एंजॉय भी करिए दोस्तों। आइए लेट्स गो, शुरू करते हैं। ये देखते गाइस, तो ध्यान से सुने। अब क्या भैया, एक आदमी ने किसी का 5 रुपया चुरा लिया है। एक बच्चा दोस्तों, छोटे बच्चे हैं, नहीं समझ पाए, उसने दूसरे वाले बच्चे के बॉक्स से 5 रुपए का एक सिक्का झटक दिया। हाँ, तो भैया क्या 5 रुपए का सिक्का चुराने के लिए बोलोगे मैं तुम्हें सजाए मौत देता हूं? दोस्तों 5 रुपए के लिए क्या सजाए मौत देंगे? अरे भैया उसका 5 रुपए वापस करवा दो, या उससे माफी भी मंगवा दो। भाई बेटा ये गंदी बात है बाबू, आइंदा चोरी मत करना। दोस्तों कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि दंड अपराध गलती के अनुसार दंड होना चाहिए। भैया एक आदमी बेटिकट गया था, अरे भैया अगर नहीं पैसा है एक आध दिन जेल में बंद कर दो, या जुर्माना मुचलका भरने के लिए कह दो। अभी नहीं भैया, जेल में बेटिकट यात्रा करने के लिए आपको 100 साल की सजा दी जाती है। तो सजा, जैसी गलती वैसी सजा। तो दोस्तों ये वाला सही है। एक अपराध के लिए दोस्तों याद करिए, मैंने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पढ़ाया था और मैंने क्या बोला था कि दोस्तों अगर किसी को हाई कोर्ट से सजा मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा और बढ़ा दी, तो अभी थोड़ी है दोस्तों को 2 बार सजा काटेगा। हाई कोर्ट की सजा अलग काटेगा, सुप्रीम कोर्ट की सजा अलग काटेगा। दोस्तों टोटल सजा में से जो इधर काट चुका है उसको घटा दिया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही बार दंड मिलेगा। मतलब भैया एक बच्चा पेंसिल चुराया है, हिंदी वाले गुरुजी पहुंचे उसको 2 थप्पड़ मारे, अभी अंग्रेजी वाला पहुंचे वो भी 2 थप्पड़ मारेंगे, तो क्या कोई मंदिर का घंटा है जो उसको बजाते रहेंगे? इसलिए दोस्तों एक अपराध के लिए सिर्फ एक दंड दिया जाएगा, अगला एक ही बार दंड दिया जाएगा। दंड निष्पक्ष हो। भैया चोरी तो हमारे बेटे ने भी की है, हम भी हैं भैया इस विद्यालय में अध्यापक, अब बगल वाले शर्मा जी के बेटे ने भी की है। अब अपन क्या कर रहे हैं कि अपने बेटे को कम्पीट रहे हैं, शर्मा जी से हमारी खुन्नस थी, उनके बेटे को खूब लठिया रहे हैं। दोस्तों यह भी गलत है। दंड पक्षपात रहित होना चाहिए। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी उपरोक्त सभी। दोस्तों आइए इसको, दोस्तों बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं और मेरे सारे बच्चे जानते हैं। आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? दोस्तों मैंने बोला ना, प्रेरणा, दंड, पुरस्कार, जीवन कौशल से बहुत क्वेश्चन लिए दोस्तों। आज मैंने बैलेंस बनाया है, लगभग सभी क्षेत्रों से मैंने क्वेश्चन लेने की कोशिश की है दोस्तों। आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए हल ने दिया है, स्किनर ने दिया है, मैकडूगल ने दिया है, हॉर्लो ने दिया है। दोस्तों आइए इसको
मुझे यकीन है मेरे बच्चों आप समझ रहे हैं। यस, यस गाइज, हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों। बंदरों पर। सबके उत्तर दोस्तों दिख रहे हैं मुझे, मेरे बच्चों ने काफी आंसर ही लिख दिया है। यस दोस्तों, बंदरों पर स्किनर ने दोस्तों, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति, और दोस्तों हल अभी आप देख चुके हो, लगभग सारे आंसर हम ले चुके हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी हॉर्लो। दोस्तों हॉर्लो ने एक प्रयोग किया बंदरों पर। बंदरों पर प्रयोग करके दोस्तों हॉर्लो ने क्या डिसाइड किया दोस्तों, बहुत ही, मैंने आपको बोला था इस सदी का अभिप्रेरणा का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत दिया है किसने? हॉर्लो ने। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं इससे बेहतर सिद्धांत अब कोई नहीं दे पाएगा, जो कितना भी बेहतर क्यों ना दे, ये मैं दावे से कह सकता हूं। उसने कहा पुरस्कार से नहीं होती प्रेरणा, लालच से नहीं होती। एक ऐसा दोस्तों, अब क्या है, और दोस्तों वही थ्री इडियट्स का डायलॉग फिर से सुनाना पड़ेगा कि भैया डंडे के दर्द से तो सर्कस का शेर भी रिंग से बाहर निकल जाता है, और इसे हम वेल ट्रेंड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं करते। ठीक उसी तरह से दोस्तों पैसा पाने के चक्कर में स्कूल जा रहे हैं दोस्तों, हमारा बचपन याद करिए, झोला लेके जाते थे, पापा 5-2-4 रुपए दिए रहते थे, और पैसे को बार बार गिनते रहते थे। अच्छा यार आज जाना है जलेबी खाने का दोस्तों, वहां हमारा पढ़ने में कोई रुचि नहीं होती थी, खाने पीने में रुचि होती थी, या पुरस्कार प्रोत्साहन से स्कूल जाते थे। और दोस्तों आज के डेट में आप लाइव हुए हो, स्वतः पापा ने थोड़ी बोला कि बेटा जाइए चंद्र इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लास चल रही है पढ़िए, बेटा आज आप खुद लाइव हुए हैं, मैं खुद अपनी प्रेरणा से पढ़ा रहा हूं। हम आप नहीं का आप पे, मुझ पे भी ये नियम लागू होता है। तो दोस्तों यह आंतरिक प्रेरणा है, जब आदमी स्वतः ही प्रेरित हो जाए। आइए दोस्तों, यह प्रयोग बंदरों पे किया गया था, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मूल्य शिक्षा भारत में कब से शुरू हुई दोस्तों? ऑप्शन ए कोठारी आयोग से, बी मुदालियर आयोग से, 1986 की नीति से, 1992 की संशोधित शिक्षा नीति से। बहुत मजा आएगा दोस्तों, देखिए यकीन है दोस्तों का आज की यह प्रैक्टिस बहुत ही दमदार रही होगी। पूरे हर एरिया से क्वेश्चन लेने की कोशिश की है मैंने। मूल्य शिक्षा की भारत में शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए कोठारी आयोग से, मुदालियर आयोग से, 1986 की नीति से, 1992 की शिक्षा नीति से। दोस्तों आपको बता दें मूल्य शिक्षा भारत में शुरू हुई है कोठारी आयोग से नहीं, मुदालियर आयोग से नहीं दोस्तों, 1986 की शिक्षा नीति में पहली बार वैल्यू एजुकेशन की बात की गई, और बाद में दोस्तों आप जानते हैं इसके बाद ही एनसीईआरटी ने दिए अपने 83 मूल्यों की सूची। दोस्तों ये बहुत ही दमदार है, कभी आपको कोशिश करूंगा कल आपको इस पे क्वेश्चन कराऊं, इसमें 2-3 पॉइंट। जैसे दोस्तों इसमें जो 4 शैक्षिक मूल्य हैं कल हम उस पर बात करेंगे। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहा गाइज, आज हम 7300 पे हैं दोस्तों, कल माफ करेंगे दोस्तों सिर्फ 2 दिन। एक दिन दोस्तों शनिवार था, एकदम हिम्मत बहुत खराब थी गाइज, इस वजह से कल हिम्मत ही नहीं पड़ी। कल मैं था तो यहीं पर हिम्मत नहीं हुई दोस्तों, बोला ही नहीं जा रहा था यार। शाम को क्या था, सुबह मॉर्निंग में लगातार क्लास हो रही थी, बड़ा, बल्कि ऑनलाइन क्लास लिए हैं गाइज, ऑनलाइन क्लास लिए, फिर यूट्यूब प्रैक्टिस प्राइवेट करवा दी, क्योंकि बहुत हालत खराब थी दोस्तों। तो गाइज जस्ट बताएं कैसा रहा आज का यह क्लास दोस्तों, एक बार आपके फीडबैक को जानना चाहूँगा। तो हाउ वाज द क्लास गाइज, कैसा रहा क्लास दोस्तों, जरूर बताएं, मुझे भी अच्छा लगे गाइज। आज दोस्तों हम 7400 पे हैं इस वक्त, मुझे दोस्तों अच्छा लगा, और बहुत ही बढ़िया दोस्तों, हमने टाइमिंग भी ठीक ली। थोड़ा कल से गति और बढ़ाएंगे दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन लूंगा तो परेशान ना हो, क्वेश्चन और भी लूंगा। आइए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यस आइए, मुझे बताएं कैसा लगा दोस्तों। यस राइट, बिल्कुल अच्छा लगा गाइज, अच्छा लगा दोस्तों। दोस्तों शुरुआत करेंगे, बिंदास पढ़िए दोस्तों। यस मेरी क्लास बाबू रोज, जैसे आज है गाइज, आज ये क्लास हो रही है तो कल सोमवार है दोस्तों, कल सोमवार को 9 बजे क्लास, 8 बजे होती है, सर माफ करेंगे, 8 बजे मेरी क्लास होती है दोस्तों, 9 बजे मेरी इंग्लिश टीचर की क्लास होती है।
तो एकदम बिंदास पढ़िए दोस्तों, मस्त रहिए, कीप ऑन। दोस्तों पूरी ताकत लगा दूंगा मैं दोस्तों। मैं देखिए गाइज मोटिवेशन से पढ़ाता हूँ, ये मेरा हुनर कह सकते हैं आप, या मेरी एक इनर फोर्स है दोस्तों, जिसे मैं बोलता हूँ कि मैं हूँ जोश में। ये जो जोश शब्द दोस्तों मैं हमेशा कई बार डिफाइन कर चुका हूँ। जोश शब्द कोई ताकत का मामला नहीं दोस्तों, जोश शब्द एक आंतरिक विश्वास का नाम है। दैट्स व्हाई आई कॉल द मैन इन जोश। तो दोस्तों बिंदास पढ़ते रहिए मेरे बच्चों, आपका सपोर्ट रहेगा। आपने दोस्तों जो एक सहृदयता दिखाई है, दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर मी। आपको भी अच्छा लगेगा दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, कल से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों आप सभी ने। यस प्रखर जी धन्यवाद। यस हैप्पी बर्थडे, थैंक यू प्रखर, थैंक यू। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा था, मैं थोड़ा घर से ही लाइव हो गया था। आइए बिल्कुल चंद्रशेखर में, बिल्कुल बिल्कुल। कंचन मिश्रा चंद्रशेखर में पढ़ाइए सर ऑफलाइन। बिल्कुल बिल्कुल आऊँगा कंचन जी, बिल्कुल आऊँगा। कल से शायद आप लोगों के यहाँ ही हूँ बेटा, वीक भर का पूरा टाइम टेबल ले लिया है। बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल आऊँगा मेरे बच्चों आराम से। यस MKB GBN बिल्कुल कराऊंगा। जीवन कौशल घबराइए मत, मैं अपने तरफ से आपको हमेशा कुछ न कुछ दे के जाता हूँ गाइज। देखिए ज़्यादा विद्वान तो नहीं हूँ दोस्तों, पर मेरे पास जो भी अल्प ज्ञान है, मोटी बुद्धि के अनुसार मैं आपको दूंगा गाइज। इसमें मैं कोई कंजूसी नहीं बरतूंगा और कभी नहीं बरती है। और मैं क्या दूंगा दोस्तों, आदरणीय वागेश सर को मैं बहुत थैंक यू कहूँगा, जिन्होंने दोस्तों इस लायक मुझे बताया कि आज मैं इस पवित्र मंच पे दोस्तों, अब मैं खुद इसे एक बहुत पवित्र मंच कहता हूँ दोस्तों। इस मंच से दोस्तों बहुत लोग सफल हो चुके हैं, मैं भी इसी लाइन में लगा हुआ हूँ दोस्तों। तो आदरणीय वागेश सर को दोस्तों थैंक यू बोलता हूँ, जो आपके बीच आने का मौका मिला है। पूरा दम लगा दूंगा दोस्तों। ज़्यादा वही बात है दोस्तों, फेंकने वाली बात नहीं करना चाहता मैं क्लास में कि नहीं मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। दोस्तों बस फेथ रखिए, फेथ बहुत मायने रखता है मेरे बच्चों, फेथ रखिए। मैं देखिए दोस्तों ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा, और मैं दोस्तों प्रयास पूरा करूंगा अपना। और मेरे लिए प्रयास, कोशिश, मैं बड़े हल्के शब्द यूज करता हूँ पर ताकत बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। यह प्रयास कोशिश मेरी यही होगी कि आपको इस प्रैक्टिस क्लास का धुआंधार फायदा मिले। तो चलिए दोस्तों एंजॉय करिए, कीप ऑन वॉचिंग चंद्र इंस्टीट्यूट। कल फिर मैं आरपी मिश्रा आपसे मुलाकात करूंगा दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए खुशखबरी है। एक बार पुनः चंद्र इंस्टीट्यूट ने अपने ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज में एडमिशन प्रारंभ कर दिया है। आप जानते हैं कि एडमिशन बंद था, अब 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक पुनः प्रवेश प्रारंभ कर दिया गया है। अपने चहेते अध्यापकों के साथ आप अपनी तैयारी को दीजिए, सही अंजाम, अपनी मंजिल को पाइए। देखिए चंद्रा में जो एडमिशन आपका ऑफलाइन ऑनलाइन लिया जा रहा है, यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट का बैच 10 फरवरी से है। यूपी टेट, सुपर टेट की बात किया जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी ये अंतिम बैच चल रहा है। 25 से 30 लेक्चर वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लाइव चल रहा है। यूपी टीजीटी, पीजीटी ये भी लाइव चल रहा है, यहाँ भी लगभग 25-30 लेक्चर आपको सभी कोर्सेज में मिल जाएंगे, प्रतिदिन लाइव चलता है। यूपीएसआई, लेखपाल ये भी लाइव चल रहा है। एमपी टेट और रीट की जो क्लासेज हैं, ये काफ़ी कोर्स यहाँ पे लगभग कंप्लीट हैं। प्रैक्टिस एग्जाम के टाइम में तो यहाँ पे काफ़ी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। चहेते अपने चहेते अध्यापकों का मार्गदर्शन लेना है यार, और क्या चाहिए आपको, अपने चहेते जिनको आप लाइव देखते हैं, आप ऐसे टीचर्स का चंद्रा पे आपको भरोसा है, चंद्रा की टीम पर भरोसा है, ऐसी टीम का आप मार्गदर्शन चाहते हैं। जीआईसी जीएस स्पेशल बैच चल रहा है, यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच, यूजीसी फर्स्ट पेपर, आप जाके डेमो भी देख सकते हैं मेरे भाई। डेमो देखो ना, खुद ही आपको एहसास हो जाएगा कि आपको स्वयं आप समझ पाएंगे कि आपको प्रवेश तुरंत करा लेना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम अवसर है 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी। देखिए चंद्रा के टीचर पर आपका जो अटूट विश्वास है, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। चंद्रा टीम, जिसे मेहनती टीम आप कह सकते हैं, हमारा सपना, आपका सपना मंजिल दिलाकर रहेंगे। चंद्रा के एक्सपर्ट और टीचर दिन रात एक कर देंगे आपकी सफलता के लिए। प्रवेश प्रक्रिया जो है आप जल्दी से देख लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से लिखें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, ऐप को इंस्टॉल करें। पहला रजिस्टर्ड लॉगिन कर लें, लॉगिन आप पहले से आपका आईडी है उसको आप लॉगिन कर लो। अगर आपका आईडी मान लो भूल गए हो तो फॉरगेट पे जाके पूरा प्रोसेस कर लो, सिंपल प्रोसेस है। जैसे फेसबुक की आईडी पासवर्ड बनाते हो ना यार, सेम आप पासवर्ड बना लो, खुद ही आप कर लीजिए। आईडी पासवर्ड स्वयं बनाना है। कैटेगरी यूज कर लो भैया। बाई कोर्स में जब आप जाएंगे अप्लाई करते समय कूपन कोड ये नोट कर लीजिए, C2020 लिख के अप्लाई कर देना। कुछ मोबाइल नंबर आपकी मदद के लिए आपको दे दिए जा रहे हैं। और टाइम टेबल के लिए टेलीग्राम ऐप पर लिखें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद,
प्ले स्टोर से पहले टेलीग्राम लिखें ये, और टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना। देन एक टेलीग्राम पर लिखें चंद्रा इस्लाहाबाद, टाइम टेबल आपको रेगुलर का मिल जाएगा। बिंदास आप चंद्रा टीम, जिसे पढ़ना आपका एक सपना है कि हमें इनकी क्लासेस लेनी है, यहाँ के अनुभव को अंतर्निहित करना है, तो निश्चित रूप से चंद्रा टीम दिन रात एक करके अपने भाई बहनों को सफलता हर हाल में दिलाएगी सफलता। और चंद्रा के एक्सपर्ट हमेशा कोशिश करते हैं कहाँ से प्रश्न, किन परीक्षाओं से, किन पुस्तकों से, यहाँ तक कि पुस्तकों तक की खोज करने का प्रयास करते हैं कि किन पुस्तकों से प्रश्न आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, अच्छा देखिए, ऑफलाइन जो बैचेज हैं वो 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक हमारे जितने ब्रांचेज हैं उन सभी ब्रांचेज का स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया जा रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी ब्रांचेज पर 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में आपका प्रवेश, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए प्रवेश आपका सभी ब्रांचेज में, अभी सीटेट के कारण कुछ जगह खाली हुआ है तो अभी प्रवेश हो जाएगा। अभी आपको मालूम है कि लगभग 15-20 दिन से प्रवेश बंद था, जगह नहीं थी, सीट नहीं थी, तो अभी आपका ये 10 दिन का गोल्डन अपॉर्चुनिटी